आइए अब देखते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, जिसमें हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, बाइनरी सर्च की और प्रोग्रामिंग सी की। तो यहाँ पहले हम एल्गोरिथम बना लेते हैं, फिर उसी एल्गोरिथम को कन्वर्ट कर देंगे प्रोग्रामिंग सी में। सो एल्गोरिथम टू सर्च एन एलिमेंट यूजिंग बाइनरी सर्च। उसी सेम प्रोसीजर को जैसे आपने लीनियर सर्च का किया था और लीनियर सर्च का एक कॉन्सेप्ट लगाया था, यहाँ पे आपने बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट देख ही लिया कि कैसे चीजें वर्क करती हैं। तो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एरे लेंगे, आप उसे मतलब रीड कराएंगे या इनपुट कराएंगे एरे को, और उस एलिमेंट को रीड या इनपुट कराएंगे जिसको आपको सर्च करना है। इनपुट द एरे एलिमेंट्स या इनपुट द एरे एंड एलिमेंट टू बी सर्च्ड। इनपुट द एरे एंड एलिमेंट टू बी सर्च्ड, ये इनपुट करा दिया। सेकंड केस में आप क्या करेंगे, लोअर बाउंड की वैल्यू को आप इनिशियलाइज कर देंगे, किससे, 0 से। अपर बाउंड की वैल्यू को आप इनिशियलाइज कर देंगे जो अभी आपकी n-1 है। मान लिया आपका इंडेक्स जो भी होगा n-1 ही होगा भाई। n अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो अपर बाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1। ये होने के बाद आप क्या फाइंड आउट करेंगे, अब आप थर्ड केस में मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड स्टेप में आपने फाइंड आउट किया द इंडेक्स ऑफ मिडिल एलिमेंट, और मिडिल एलिमेंट की इंटीजर वैल्यू आपने ले ली लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाई 2। ये क्या कहलाती है, फ्लोर वैल्यू, और फ्लोर वैल्यू स्टेटेड एज इंटीजर वैल्यू, जिसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ स्टेप में हम चेक करेंगे रिपीट स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स होंगे वो अभी हम देखेंगे, उनको आगे लिख लेंगे। अभी हमें पता नहीं कि हमें 2 स्टेप को रिपीट करना है, 3 को करना है, लेकिन जैसे हम लिखते चले जाएंगे तो हमें क्लैरिटी आती चली जाएगी। until lower bound is less than equal to upper bound and element to be searched is not equal to data mid if data is the name of the array, if data is the name of the array। तो कौन कौन से स्टेप को रिपीट करेंगे, आइए देखते हैं। फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में आपने देखा इफ एलिमेंट इज लेस देन डेटा मिड, इफ एलिमेंट इज लेस देन डेटा मिड, तो एलिमेंट स्मॉलर है तो इसका मतलब लोअर हाफ में एग्जिस्ट करता है, तो लोअर हाफ के केस में हम किसको शिफ्ट करते हैं, अपर बाउंड को। देन सेट अपर बाउंड इज इक्वल टू मिड -1, हमने क्या सेट कर दिया, अपर बाउंड इज मिड -1। सिक्स्थ स्टेप में एल्स सेट, अगर वो स्मॉलर नहीं है तो इसका मतलब वो ग्रेटर देन होगा, तो ये इफ के साथ ही एल्स है। इसको आप अलग स्टेप में भी दिखा सकते हैं, सेम स्टेप पे भी दिखा सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हैं सेम स्टेप में दिखाना तो 6th स्टेप ना लिखें, इफ के बाद एल्स आ रहा है, एल्स सेट अगर इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट अपर हाफ में एग्जिस्ट करता है, किस में एग्जिस्ट करता है, अपर हाफ में। देखिए अगर हम स्टेप को जिसको रिपीट करना जा रहे हैं, अभी चाहे वो 5th स्टेप है या 6th है, अभी देखते हैं क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में एलिमेंट नॉट इक्वल टू डाटा मिड है, अगर डाटा मिड होता तो हमारी सर्च सक्सेसफुल हो गई होती। तो इस केस में या जो ये स्टेप 5th रिपीट होगा या इसके बाद 6th भी रिपीट होगा, वो उसी केस में रिपीट होगा जब डाटा मिड के इक्वल एलिमेंट नहीं है। तो अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो या तो लोअर हाफ में एग्जिस्ट करेगा या अपर हाफ में एग्जिस्ट करेगा। जैसा आपने यहां पे देखा कि एलिमेंट अगर लेस देन डाटा मिड है तो अपर हाफ शिफ्ट हो जाएगा मिड -1, और अगर एलिमेंट ग्रेटर देन डाटा मिड है तो लोअर बाउंड शिफ्ट हो जाएगा मिड +1। देन सेट लोअर बाउंड इज इक्वल टू मिड +1, किसमें आपने शिफ्ट कर दिया, मिड +1 पे शिफ्ट कर दिया। तो जैसे ही आपको नया लोअर बाउंड या अपर बाउंड मिलेगा, उसके बाद आप फिर से एक न्यू मिड फाइंड आउट करेंगे और उसकी इंटीजर वैल्यू को फिर से कंपेयर करेंगे। लोअर कैलकुलेट एंड देन कंपेयर लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाई 2। तो इसका मतलब रिपीट स्टेप्स 5 एंड 6, 5 और 6 स्टेप को हमें तब तक रिपीट करना है जब तक लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड है और एलिमेंट डाटा मिड के इक्वल नहीं है। ये दोनों स्टेप रिपीट होते रहेंगे। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स का मतलब है कि एलिमेंट अगर मिल जाएगा, एलिमेंट इक्वल टू डाटा मिड हो जाएगा। जैसे ही एलिमेंट इक्वल टू डाटा मिड होगा, उस केस में क्या होगा, इन दैट केस आप यहां पे कंडीशन लगाएंगे इफ एलिमेंट इज इक्वल टू डाटा मिड, तो इस केस में आप प्रिंट करा देंगे प्रिंट सर्च इज सक्सेसफुल, प्रिंट
search is successful and location is equal to mid plus 1, क्या कर देंगे, mid plus 1, और इसी के अंदर else में हम डाल देंगे, अगर उसके इक्वल नहीं होता तो प्रिंट search is unsuccessful. And last step is stop. So basically this is the logic behind binary search algorithm, जो मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से ऊपर बड़े अच्छे से समझा चुका हूं। तो इसकी आप ट्रेसिंग भी करेंगे तो ट्रेसिंग के लिए भी आप ऊपर वाले एग्जाम्पल को कंसीडर कर सकते हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो बेसिकली दिस इज योर लॉजिक ऑफ बाइनरी सर्च। क्लियर है? तो ऐसे ही हमने उस लीनियर सर्च के केस में भी देखा था, उसमें स्टेप्स कम थे, इसमें थोड़े से स्टेप ज्यादा है क्योंकि जो एलिमेंट है या तो लोअर हाफ में एग्जिस्ट करता है या अपर हाफ में एग्जिस्ट करता है। और ये आपने देखा भी था, जैसे log 2 n है, आपने भी ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी भी मेजर करी थी, तो आपको यहाँ पे वर्स्ट केस और एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी log 2 n मिली थी। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको लीनियर सर्च से कंपेयर करूं तो लीनियर सर्च कहते हैं कि अगर आपके पास 16 एलिमेंट है तो आपको मैक्सिमम वर्स्ट केस में 16 कंपेरिजन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वही मुझे बाइनरी सर्च से करना हो तो बाइनरी सर्च से कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, log 2 16 कितना हो जाएगा, log 2 टू दी पावर 4, दैट इज 4 कंपैरिजन। ये किसके साथ है, बाइनरी सर्च के साथ। और अगर यही मुझे सर्चिंग लीनियर सर्च के लिए करनी होती किसी एलिमेंट के लिए, किस LS स्टैंड्स फॉर लीनियर सर्च, और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 16 ही है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती वो ऑर्डर ऑफ n होती। तो यहाँ पे कंपैरिजन कितने करने पड़ते, 16। आप देखेंगे 4 इज लेस देन, या यू कैन से n इज ग्रेटर देन log बेस 2n। ये क्लियर है? तो इसलिए हम कहते हैं कि बाइनरी सर्च टेक्निक इज फास्टर देन लीनियर सर्च टेक्निक। तो ये तो एल्गोरिथम हो गया। अब आप इसी को प्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लिखते हैं इसके लिए एक प्रोग्राम, जैसा हमने लीनियर सर्च के केस में किया था, टू इंप्लीमेंट बाइनरी सर्च मेथड। तो बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है वही रहेगा जो हमने एल्गोरिथम का यूज किया है, और कुछ पोर्शन जो स्टार्टिंग में हमने लीनियर सर्च का किया था, पहले एरे को इनपुट कराना, फिर उसके सर्च एलिमेंट को इनपुट कराना, फिर ये लॉजिक हम एज इट इज इंप्लीमेंट कर देंगे। सबसे पहले हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड then hash include conio.h if required। इसके बाद हम क्या करेंगे, void main में जो भी वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड है वो डिक्लेयर कर देंगे। इंटीजर एक तो एरे ले लेते हैं डाटा ऑफ 20 एलिमेंट्स, एंड से आउट ऑफ 20 मुझे n एलिमेंट्स को यूज करना है। अब क्योंकि 1D एरे यूज कर रहे हैं तो लूप चलाने के लिए एक इंडेक्स भी चाहिए, मतलब एक वेरिएबल भी चाहिए जो उस लूप को वर्क कराएगा एज ए एरे का इंडेक्स। ये हो गया। उसके बाद आपने एक बिगिनिंग वेरिएबल ले लिया, एक आपने एंड वेरिएबल ले लिया जो अपर बाउंड को पॉइंट करेगा और बिगिनिंग वाला लोअर बाउंड को पॉइंट करेगा। आपने एक मिड वेरिएबल ले लिया जिससे हम मिड कैलकुलेट करेंगे, और वो एलिमेंट ले लिया जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना है। अभी तक तो यही मेरी नॉलेज में आ रहा है, अगर कोई हमें लगेगा कि रिक्वायर्ड वेरिएबल तो उसको हम डिक्लेयर कर देंगे। सो प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। स्कैन करा दो इनको, स्कैन एफ परसेंटाइल डी एम्परसेंड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने इनपुट करा दिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जब हमने इनपुट करा दिया तो इसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे, एरे के एलिमेंट्स को इनपुट कराएंगे। प्रिंट एफ एंटर द एरे एलिमेंट्स। ये पोर्शन वैसे ही है जैसे लीनियर सर्च में किया, एक्सेप्ट डिक्लेरेशन ऑफ फ्यू एडिशनल वेरिएबल्स, एंटर द एरे एलिमेंट्स फॉर I is equal to 0, I less than n, I plus plus। scanf percentile d ampersand a of I। ये हमने ले लिया, एरे के एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे इनपुट करा दिया।
अब हमें वो एलिमेंट इनपुट कराना है जिसको सर्च करना है। प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, न्यू लाइन, एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, स्कैन एफ। अब एक ही एलिमेंट होगा एट ए टाइम जब हम उसको सर्च करेंगे, %LD एम्परसेंड एलिमेंट। एलिमेंट भी हमने एज ए वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर रखा है। यहां तक कि क्लियर हो गया। अब बस लॉजिक हम लगाते हैं जो हमने एल्गोरिथम में यूज किया था। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि बिगिनिंग हमने यूज किया है जो पॉइंट करेगा लोअर बाउंड को विच इज 0, एंड हमने वेरिएबल लिया है जो पॉइंट करेगा अपर बाउंड को, और अपर बाउंड डिसाइड होगा n-1 से, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो रही है। फिर हम मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे और मिडिल एलिमेंट का बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, और आप क्या लिखेंगे, बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2। यू विल राइट बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2। इसी का सिंटेक्स है। अब हम लूप लगा देंगे, और लूप में हमने क्या लगाया था, व्हाइल। यहाँ पे व्हाइल लूप ही लगा देते हैं, वैसे आप फॉर भी लगा सकते हैं। व्हाइल एलिमेंट नॉट इक्वल टू डेटा मिड, वो डेटा मिड के इक्वल नहीं है, एंड साथ साथ इसमें आपने एंड ऑपरेटर भी लगा दिया। जो बिगिनिंग वाला इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू एंड है। ये आपने देखा ही था। बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड क्यों किया, जैसा आपने एक एग्जांपल मैंने आपको कराया था उसमें आपने देखा था कि जो एलिमेंट हमें सर्च करना था वो लास्ट एलिमेंट था। किस एग्जांपल में देखा था हमने, देखिए मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि जब उसका लोअर बाउंड की वैल्यू, जब उसके लोअर बाउंड की वैल्यू और अपर बाउंड की वैल्यू क्या हुई थी, 6 हुई थी। मतलब लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या हो गए थे, दोनों सेम हो गए थे। कभी भी ऐसा क्रॉस लोअर बाउंड अपर बाउंड को क्रॉस नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं। तो देखिए ये आपकी रिपीट 4 and 5 स्टेप वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने एल्गोरिथम में डिस्कस किया था। ये उसमें हमने कंडीशन लगाई थी। फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ एलिमेंट इज लेस देन डेटा मिड। अगर एलिमेंट डेटा मिड से छोटा है तो उस केस में हम क्या शिफ्ट करते थे, अपर बाउंड, और अपर बाउंड को हमने किस वेरिएबल से डिनोट कर रखा है, यहाँ पे एंड से। तो यहाँ पे आपका एंड क्या हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू मिड -1। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आपका बिगिनिंग शिफ्ट हो जाएगा मिड +1 पे। तो आपका बिगिनिंग शिफ्ट हो जाएगा मिड +1 पे। ठीक है, जैसे ये न्यू वैल्यूज आएंगी बिगिनिंग की या एंड की, तो एल्स के बाहर इसी लूप के अंदर फिर फर्दर क्या होता है, मिड इवेल्युएट होता है। और मिड की वैल्यू फिर से वो बेस्ड डिपेंड करती है कि एंड चेंज हुआ है या बिगिनिंग चेंज हुआ है। तो आप फिर वही बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2 करते हैं, बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2 करते हैं। तो जब आप बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2 करते हैं तो उससे फिर नया मिड आता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक एलिमेंट आपको नहीं मिल जाता। जैसे जब ये लूप टर्मिनेट करेगा या तो एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, या बिगिनिंग और एंड वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। वैसे ये दो ही केसेस बनते हैं यहाँ पे। तो और एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, और आप जानते हैं एंड के केस में अगर एक भी वैल्यू फॉल्स होती है तो कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। अब इस लूप के बाहर जब ये आएगा तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही प्रिंट कराना है, इफ एलिमेंट डबल इक्वल टू, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग है तो डबल इक्वल टू यूज करेंगे। अगर वो डेटा मिड के इक्वल है, किसके इक्वल है, डेटा मिड के इक्वल है, तो यहां पे क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट सर्च इज सक्सेसफुल। नई लाइन में प्रिंट करा दो, न्यू लाइन, सर्च इज सक्सेसफुल एंड लोकेशन इज इक्वल टू %d, और लोकेशन क्या है हमारी, मिड +1। एल्स printf search is unsuccessful, search is unsuccessful, और लास्ट में गेट ch एंड क्लोज, क्योंकि कॉन्यू लगा रखा है तो गेट ch लगा देते हैं। और आप जानती हैं गेट ch इज यूज्ड टू होल्ड द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। अगर एग्जाम में सी फंक्शन लिखने के लिए भी आ जाता है, मान लिया पूरा प्रोग्राम नहीं आता है और सी फंक्शन आ जाता है, तो भी आप सी फंक्शन के केस में इतने कोड को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कितने कोड को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे सी फंक्शन के केस में, जो बिगिन से लेके है। अगर सी फंक्शन आता है, बस आप फंक्शन का नेम देके इसको आप यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, अगर सी फंक्शन एग्जामिनेशन में आता है।
तो फंक्शन, जब सी फंक्शन की अगर बात होगी तो सी फंक्शन का मतलब होगा कि उसको किसी मेन में कॉल किया गया होगा। क्लियर है? एक फंक्शन का नेम देके आप चाहें तो उसके अंदर कुछ वैल्यूज इनपुट करा दें। मान लीजिए जो आप एरे को आप एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दें और बाकी का ये कोड, ये आपका पूरा सी फंक्शन बन जाएगा। तो देखिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को रीड आउट नहीं करते, फर्स्ट पार्ट को रीड आउट किया कि ये तो मुझे आता है, और सेकंड में उसने कुछ ऐसे पूछ लिया होता है कि जो आप उसको रीड नहीं करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्सिटी को उसने किसी क्वेश्चन के साथ ही पूछ लिया, या प्रोग्राम ही है, प्रोग्राम के साथ उसने कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ली फर्स्ट केस में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस की बात कर रहा है, एवरेज केस की बात कर रहा है, या वर्स्ट केस की बात कर रहा है। यू हैव टू एनालाइज दैट पार्ट एज वेल। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम था वो भी हमने अचीव कर लिया है। नाउ यू आर एबल टू राइट एन एल्गोरिथम एज वेल एज C program to implement binary search technique. So let us have a knowledge check.